नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के कुछ अतिलघुत्तीय क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मांटेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? मांटेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? तो देखिए, मांटेसरी की शिक्षण विधि 3 भागों में विभाजित है। देखिए, पहला भाग है कामेंद्रियों की शिक्षा, दूसरा है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और तीसरा है पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 4 अगस्त 2009। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, जनसंख्या नीति से अभिप्राय है आर्थिक, सामाजिक, जनांकिकी, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय लिखिए। जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, जल प्रदूषण रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला है, शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा है, नदियों के समीप गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। फिर देखिए, तीसरा पॉइंट है, नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। फिर देखिए, चौथा नंबर है, नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने तथा वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1986 में, वर्ष 1986 में। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या। देखिए, पहली समस्या क्या है? शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या। और दूसरी देखिए समस्या क्या है? कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, दया भाव। सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, दया भाव। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉवेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया? फ्रॉवेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा किंडरगार्टन। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, टैगोर को सत्यम शिवम अद्वैत की धारणा में विश्वास था। टैगोर को सत्यम शिवम अद्वैत की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर में सर्वोच्च मानव माना, वह अद्वैतवादी थे। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉवेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। फ्रॉवेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, फ्रॉवेल की प्रमुख रचना एजुकेशन ऑफ मैन तथा दूसरी प्रमुख रचना क्या है? मदर एंड प्ले सॉन्ग्स है। देखिए, फ्रॉवेल की प्रमुख रचना क्या है? जो पहली है एजुकेशन ऑफ मैन तथा दूसरी प्रमुख रचना क्या है? मदर एंड प्ले सॉन्ग्स है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। जनसंख्या शिक्षा की
कोई एक परिभाषा लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। जनसंख्या शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बनी है, जनसंख्या और शिक्षा, अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। जनसंख्या शिक्षा को समझने के लिए इसकी परिभाषाओं को समझना आवश्यक है जो निम्नलिखित हैं। तो देखिए राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति जननांकी के प्रमुख तत्वों जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। फिर देखिए नेक्स्ट है पॉइंट यूनेस्को के अनुसार। तो देखिए यूनेस्को के अनुसार जनसंख्या शिक्षा को संख्यात्मक पहलू के रूप में या अधिक महत्वपूर्ण संस्थाओं के निबंध के रूप में ही नहीं जानना चाहिए, इसे जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष तथा मानव स्रोत विकास के संबंध में जानना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ वर्तमान एवं भावी परिवार के कल्याण, आर्थिक संपन्नता तथा राष्ट्रीय जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरस्थ शिक्षा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। दूरस्थ शिक्षा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो देखिए पहली विशेषता हो जाएगी यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है। दूसरी देखिए विशेषता क्या हो जाएगी, इस पद्धति में स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। देखिए तीन विशेषताएं यहाँ पर लिखी हुई है। तो तीसरी विशेषता क्या हो जाएगी, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, वीसीआर, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा जीवन के संबंधित वह अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है। इसकी ना तो कोई निश्चित योजना होती है और ना ही कोई निश्चित नियमावली। यह बालक के आचरण का रूपांतरण करते हैं, परंतु रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष व अनौपचारिक होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया क्या है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आज के समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है एवं इसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट, फिर देखिए इंटरैक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों, श्रव्य, दृश्य, पाठ्य तथा चित्रिक आदि का एक उपयोगी संयोजन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए फर्स्ट पॉइंट है संघ। संघ बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। संघ में प्रविष्ट होने पर मनुष्य श्रमण बन जाता था। श्रमण के अतिरिक्त संघों में और किसी को शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती थी। संघ में प्रवेश लेने के विशेष नियम थे। संघ में प्रविष्ट होने की प्रवज्जा कहते हैं। संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहते हैं, प्रवज्जा कहते थे। इसका अर्थ है बाहर जाना, अर्थात भावी भिक्षु परिवार से विलग होकर बाहर आकर बौद्ध संघ में मिल रहा है। उसकी आयु 8 से 12 वर्ष के बीच होती थी। 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। इसके फलस्वरूप भिक्षु संघ का पूर्ण रूपेण सदस्य बन जाता था। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए गुरु और शिष्य संबंध।
तो देखिए, गुरु एवं शिष्यों के मध्य बड़े घनिष्ठ एवं मधुर संबंध हुआ करते थे। दोनों का जीवन सादा तथा निकट का होता था। गुरु शिष्यों की शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार उनका विकास करता था। इस युग में गुरु शिष्य का मठ के निष्कासन कर सकता था। इस युग में गुरु शिष्य का मठ से निष्कासन कर सकता था। जब गुरु यह पाता कि कोई शिष्य पर्याप्त मात्रा में उसे सम्मान नहीं दे रहा है या अपने अध्ययन के प्रति जागरूक नहीं है, तो वह उसका निष्कासन कर दिया करता था। अगर कोई गुरु किन्हीं कारणों से संघ से बाहर हो जाता था, तो उसके शिष्यों को भी संघ से बाहर जो जाना पड़ता था। देखिए, तो उसके शिष्यों को भी संघ से बाहर जाना पड़ता था। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा तथा हीगल हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखिए। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में सन 1863 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की। टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, टैगोर ने सन 1990 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य बताइए। जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य बताइए। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, आर्थिक प्रगति और स्वास्थ्य शिक्षा, आवास, आहार एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर को उपलब्धि सहित जीवन की वर्तमान तथा भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व की अनुभूति करना। फिर देखिए आगे, दूसरा पॉइंट है, छोटे परिवार को, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की अधिक संभावना रहती है, प्रशंसात्मक दृष्टि से देखना। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। तो देखिए, वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा तथा जल गंदा या दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वातावरणीय अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम था। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम था। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, एकेडमी। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य से क्या अभिप्राय है। राज्य से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, आई.एल. कैंडिल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है, जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठशाला को बाग, शिष्य को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। पाठशाला को बाग, शिष्य को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, फ्रॉबेल। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है। परियोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, परियोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधि के जनक कौन है। शिक्षण विधि के जनक कौन है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, सुकरात। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, भौतिकवाद के नाम से। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, 1839। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, समाज के प्रमुख कार्य, समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। फिर देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य का अर्थ लिखिए, मूल्य का अर्थ लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मूल्य। देखिए मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है। बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, उचित वातावरण का न मिलना, जागरूकता आदि। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला। कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सन 1791 में जोनायाल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण प्रस्तुत किया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की। उड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा उड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 11 वर्ष से 14 वर्ष तक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा प्लेटो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है। प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखिए। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है इस कथन की व्याख्या कीजिए। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थी को निश्चित समय में निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ ही निश्चित पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है। परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन परियोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। परियोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा देखिए पहला उद्देश्य है पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध, दूसरा उद्देश्य है नवीन मूल्यों का निर्धारण और तीसरा उद्देश्य है मूल्य दर्शन परियोजनवाद। 2 उद्देश्य कहे गए, यहाँ पर 3 उद्देश्य लिखे हुए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है। बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर मारिया मांटेसरी का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर मारिया मांटेसरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इटली। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज लोकाचार एवं कार्यविधियों, प्रभुत्व, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं वर्गों तथा मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं
स्वच्छंदता की एक व्यवस्था है। इस सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह समाज संबंधों का एक जाल है और यह सदैव बदलता रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को लिखिए। शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार आदि। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र में जाति, धर्म का, रंग भेद या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर संविधान की धारा 29, फिर देखिए 29(2) में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। फिर देखिए धारा 29(2) में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित व सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम से क्या अभिप्राय है। बाल श्रम से क्या अभिप्राय है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। जैसे साइकिल तथा स्कूटर रिपेयर करने की दुकानों पर अधिकतर बालक कार्य करते हैं। चाय एवं रेस्टोरेंट में बालक चाय देते हैं। कारखानों में बालक कार्य करते हैं। इसी प्रकार अन्य दुकानों तथा घरों पर बालक कार्य करते हैं जबकि उनकी विद्यालय जाने की उम्र होती है। घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन इत्यादि का कार्य करती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व में परिप्रेक्ष्य में देश, प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जनांकिकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं। वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा धूल, आंधी, तूफान आदि। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है। जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा भारत में जल का प्रमुख प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में न केवल कृषि में ही वृद्धि हुई है बल्कि भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों के लिए भी विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल को बचाना यानी व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए, यही जल संरक्षण कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार के यंत्रोत्तर साधनों के नामोल्लेख कीजिए। जनसंचार के यंत्रोत्तर साधनों के नामोल्लेख कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा समाचार पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।